हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों से भारत के संबंध में देखे थे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत अफ्रीका संबंध के संदर्भ में देखने वाले हैं। भारत अफ्रीका संबंध जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है। यह हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखें या फिर भारत के आर्थिक आर्थिक क्षेत्र के प्रगति के लिए देखें, सब क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं इसके क्यों सुर्खियों में और चर्चा में आया जी। तो यह जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो घाना और नामीबिया देश की यात्रा पर गए थे, और दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि अफ्रीका के लक्ष्य ही भारत की प्राथमिकता है। अर्थात जो भी लक्ष्य सतत विकास की दिशा में या फिर कोई भी प्रगति की दिशा में अफ्रीकी देश तय करते हैं, वो अभी भारत की प्राथमिकता में ही होगी, प्रधानमंत्री ने घोषित किया। जब वे घाना गए थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्हें उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घाना के विशेष सत्र को संबोधित किया, और जिसके कारण वहीं पर उन्हें घाना के राष्ट्रपति ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार क्या है जी? तो घाना का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। जैसे कि भारत में क्या होता था, भारत रत्न होता है। भारत रत्न, जैसे भारत में क्या होता था, भारत रत्न होता है, वैसे ही घाना में क्या होता है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। भारत घाना वहीं पर प्रधानमंत्री ने घाना भारत संसदीय मैत्री सोसाइटी की स्थापना की। घाना भारत संसदीय मैत्री सोसाइटी का एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बात हो जाता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इसे कब स्थापित किया है? 2000 इसी वर्ष स्थापित किया है, और व्यापक साझेदारी के लिए वार्ता हुई दोनों के बीच में नीतिगत परामर्श आधारित था। समान भागीदारी से काम करने पर बल दिया दोनों ने। भले ही घाना एक छोटा सा देश है। घाना कैसा देश है जी? एकदम काफी छोटा सा अफ्रीका में। जब आप लोग देखिएगा तो हम लोग मैप में आगे चल के देख लेते हैं। मैप में जो देखिएगा तो आप लोग का घाना कुछ यहाँ पर ऊपर ही होगा घाना। यहाँ पर घाना के संबंध में हम लोग जब मैप में देखेंगे घाना, तो यहाँ पर कुछ अफ्रीका कुछ इस तरह से है। तो हम लोग का घाना देश कुछ यहीं पर छोटा-सा है। तो ये घाना देश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इतना छोटा देश है, फिर भी भारत ने क्या कहा जी? तो समान भागीदारी के साथ काम करेंगे। दोनों के दोनों समान भागीदारी के साथ काम करेंगे। नामीबिया में जब प्रधानमंत्री गए, तो नामीबिया ने यूपीआई के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो अब पूरा तरह से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। अब यूपीआई जो है, यूपीआई का प्रयोग अब घाना में नामीबिया में जाकर हो सकता है। तो इसके लिए प्रत्यक्ष तो यह बहुत बड़ी बात है। भारतीय इकोनॉमी और भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है नामीबिया ने। नेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सहयोग से 2028 से 29 तक 20 देशों में यूपीआई का विस्तार करने के लिए कार्य योजना निर्धारित की थी। आरबीआई ने क्या लक्ष्य रखा था जी? तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के लिए, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जिसको कहते हैं, एनपीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कह सकते हैं इसको, जिसका नाम रखा गया एनआईपीएल। एनआईपीएल जो है, उसने क्या लक्ष्य रखा था जी आरबीआई के तत्वाधान में? तो 2028 से 29 तक 20 देशों में यूपीआई का विस्तार कर लेना है। अभी तक हुआ कितने देशों में है जी? तो मूल रूप से 12 देशों में अभी तक पहुंच पाया है यूपीआई। अब यहाँ पर नामीबिया ने हरी झंडी दिखा दी है, तो काफी खुशी की बात है। 13वां देश जुड़ने वाला है। अब रणनीतिक व सामरिक सामरिक भू राजनीतिक महत्व, अफ्रीकी संघ को जी20 की सदस्यता मिलना, व्यक्ति की मंच मिला है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एजीसी जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना 2017 में भारत और जापान ने मिलकर की थी। एजीसी की स्थापना 2017 में भारत और जापान ने मिलकर की थी। रक्षा क्षेत्र मिलन, रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से अभ्यास होते हैं जी? तो अफ्रीकी देशों के साथ तो मिलन अभ्यास होता है, कैटलेस एक्सप्रेस होता है। ये सभी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास हैं, जिसमें अफ्रीका के साथ साथ भारत भी शामिल होता है। यहाँ पर कितनी चीजें याद रखने वाली चीजें, तो एकदम सबसे जरूरी है ये एजीसी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसकी स्थापना जी20 समिट में ही भारत और जापान ने मिलकर की थी, जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीका को लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर लिख रहा है एशिया अफ्रीका लिख रहा है, लेकिन अफ्रीका को इसमें क्या लक्ष्य है? ये जो आप लोग अगर भारत विश्व का मैप एक तरह से देखें, एक हम लोग यहाँ पर विश्व का मैप देख लेते हैं। मतलब कि जैसे बीआरआई है एक, हम लोग विश्व का मैप बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बना ही लेते हैं विश्व का मैप। कुछ इस तरह से हम लोग का अफ्रीका देश है। ये हम लोग का अफ्रीका जो देश है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पर ये जो एशियाई क्षेत्र है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से। आगे छोड़ देते हैं, यूरोप को छोड़ देते हैं। यहाँ पर है हमारा जापान, यहाँ पर जापान है। तो भारत और जापान ने मिलकर इसको क्यों शुरू किया है? तो इसका ये जो है, यहाँ से लेकर लक्ष्य का साधेगा, तो एक सी रूट कनेक्टिविटी को लक्ष्य बनाएगा। भारत और दोनों के दोनों अफ्रीका के विकास। यहाँ पर भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। अफ्रीकी देशों को शामिल करने के लक्ष्य के साथ भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। एशिया सॉरी इंडिया अफ्रीका की मैरीटाइम एंगेजमेंट, जिसको AIKEYME बोलते हैं। सभी अक्षर का एक एक अक्षर ले लीजिए। अफ्रीका से ए ले लीजिए, इंडिया से आई, की से के ले लीजिए, उसके बाद से मैरीटाइम, उसके बाद से एंगेजमेंट, ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर आर्थिक अफ्रीका अफ्रीका के पास जो है, इसका अफ्रीका का महत्व क्या है जी? तो सबसे बड़ा महत्व है यहाँ पर संसाधन की प्रचुरता, संसाधन और खनिज संसाधनों की, जिसमें से यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है जी? तो 48.1% कोबाल्ट सिर्फ अफ्रीकी महादेश में है। विश्व का अगर पूरे क्षेत्रफल, पूरा विश्व में जितना भी कोबाल्ट है, उसका लगभग देख ले तो 48% सिर्फ कोबाल्ट अफ्रीका में ही है, और 47% मैंगनीज जो है अफ्रीका में ही है। इसीलिए विश्व के सभी देश इनको लूटने के फेर में रहते हैं, लेकिन भारत जो है इसके विकास की दिशा में काम करता है।
यूरोपीय संघ और चीन के बाद अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है। अर्थात अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो यूरोपीय संघ है। उसके बाद से दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो चीन है। और तब तीसरे नंबर पर कौन आया है जी? तो भारत आया है। भारत पहला विकासशील देश है जिसने ड्यूटी फ्री, विश्व का पहला विकासशील देश भारत बना है जिसने अफ्रीका के साथ ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस दिया है अफ्रीकी देशों को। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस मतलब कि अफ्रीका से कोई भी सामान जो आयात होता है भारत में उस पर छूट मिलता है, टैरिफ प्रेफरेंस दिया जाता है। अल्प विकसित देशों को जैसे एलडीसी, जितने भी अफ्रीका के एलडीसी कंट्रीज हैं उनको छूट देता है भारत। गैर परंपरा आधारित शुल्क मुक्त बाजार पहुंच देता है। अच्छा, अर्थात जो अफ्रीका के या फिर विश्व के कोई भी छोटा एलडीसी जिसको बोलते हैं, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज बोला जाता है, ये देश अगर भारत में सामान बेचते हैं तो इन पर कम टैरिफ लगता है अन्य देशों की तुलना में। भारत तकनीकी आईटीईसी तथा आईसीसीआर की छात्रवृत्तियां भी देता है, मतलब कि जो तकनीकी आईटीआई एक तरह से देखें तो आईआईटी में जो नाम लिखाने के लिए जो अफ्रीकी छात्र आते हैं। और दूसरा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्र में भी अफ्रीकी छात्र यदि आते हैं भारत में तो उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती है। अगर अफ्रीका में रहकर भी पढ़ते हैं फिर भी अगर भारत से जुड़े रहते हैं तो उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाती है अफ्रीकी विद्यार्थियों को। ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन सेवाएं भी दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो दो चीजें ध्यान रखना, ई विद्या भारती, ये क्या है जी? तो यह एक ऑनलाइन शिक्षा देने का एक तरीका है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अफ्रीकी छात्रों को शिक्षा देने के लिए। और दूसरा है ई आरोग्य मैत्री, आरोग्य भारती जो है यह टेलीमेडिसिन सेवाएं देता है। भारत अफ्रीका में बैठे निवासी भी पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल रूप से अफ्रीका के लोग भारत या फिर अन्य देशों में जाते थे इलाज कराने के लिए, लेकिन अब जो है भारत ने ई आरोग्य भारती भारती शुरू कर दिया, जिसके अनुसार अब मोबाइल से बैठकर यहाँ पर भारत के किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं अफ्रीकी नागरिक ई आरोग्य भारती के तहत। अब इसके बाद से डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए नया मॉरिशस में यूपीआई शुरू कर दिया गया। अफ्रीका का ही भाग है मॉरिशस। यहाँ पर यूपीआई और रुपये दोनों की शुरुआत कर दी गई है। भारत सह स्थापित अंतर आईएसए जो कि भारत के द्वारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, इसमें अफ्रीका में मिनी ग्रिड और विकेंद्रित सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है भारत ने। अर्थात जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू हुआ था, इसका लक्ष्य क्या था जी? तो विश्व भर में जब तक सूर्य निकलता है उसके सूर्य ऊर्जा को सोलर पैनल के माध्यम से संग्रहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाना, ताकि ऊर्जा की मांग को कम किया जा सके और आपूर्ति को सतत बनाया जा सके। इसी क्षेत्र में सब पहल करते हुए भारत ने अफ्रीका में मिनी ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू कर दी है। वित्तीय तंत्र में ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, जिसको स्टार्क इनिशिएटिव बोलते हैं, इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर्स का भी स्थापना किया जाएगा अफ्रीकी देशों में। तो इतने सारे कार्य किए जाएंगे अफ्रीका में सिर्फ। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, भारत अफ्रीका के विकास के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक-एक कोई महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ हाल ही में हम लोग भारत और अफ्रीका के मध्य संबंध मजबूत हुआ था, उन देशों के एक-एक करके नामों को देख लेने वाले हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है, देखो घाना के बाद से नामीबिया का नाम आता है। तो नामीबिया ने जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है नामीबिया है। नामीबिया देश जिसकी राजधानी इसके मध्य भाग में विंडहोक है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, जो कि कई देशों से सीमाएं साझा करता है, जैसे अंगोला के साथ सीमा साझा करता है, जाम्बिया से सीमा साझा करता है, दक्षिण अफ्रीका से भी साझा करता है। उसके बाद से बोत्सवाना से भी, जिम्बाब्वे से भी, मोजाम्बिक से भी सीमा साझा करता है, उसके बाद से इस्वातिनी से भी, और तब लेसोथो से भी सीमाएं साझा करता है भारत। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर है। इसके ये सभी तहदी तो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर इसके पश्चिम में क्या है जी? तो अटलांटिक महासागर, यह सब अटलांटिक महासागर का ही आता है। दक्षिण अफ्रीका इसके दक्षिण में है। यहाँ पर जल निकाय अटलांटिक महासागर। भौगोलिक विशेषताएं क्या है जी? तो यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, जिनमें प्रमुख है कुनेने नदी, जो कि नामीबिया में बहती है। ओकावांगो नदी, ये भी नामीबिया में। जाम्बेजी नदी भी नामीबिया से होकर ही गुजरती है, जाम्बेजी नदी। और इसके बाद से ऑरेंज रिवर भी यहाँ से होकर गुजरती है। ऐसे जो दक्षिण अफ्रीका से निकलती है तो कुछ इस यहाँ से होकर निकल जाती है ऑरेंज रिवर। मरुस्थल कौन कौन से? तो नामीब मरुस्थल, जो यहाँ पर नामीबिया में जो मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ इसे नामीब मरुस्थल दक्षिण में है। और यहाँ पर कालाहारी जो है बीचों बीच में, यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा है कालाहारी। तो कालाहारी यहाँ पर पड़ता है, थोड़ा सा भाग नामीब मरुस्थल अलग हो जाता है। और कालाहारी जो कई देशों में फैला हुआ है, इसमें भी फैला है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट का विस्तार नामीबिया तक है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट का विस्तार नामीबिया तक है। यहाँ पर सॉसफ्लेई और सैंड ड्यून्स दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक है। सॉसफ्लेई सैंड ड्यून्स, ड्यून्स किसको बोलते हैं जी? तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ड्यून्स जो रेत के टीलों को ही ड्यून्स बोला जाता है। तो इसका नाम है सैंड ड्यून्स, जो है सॉसफ्लेई सैंड ड्यून्स, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, यहाँ पर नामीबिया में ही स्थित है। यहाँ पर फिश रिवर कैनियन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैनियन है। फिश रिवर जो है कैनियन जो है, फिश रिवर का कैनियन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कैनियन है। यहाँ पर नामीबिया में विश्व के सबसे समृद्ध समुद्री हीरे के भंडार है। नामीबिया में विश्व का सबसे समृद्ध समुद्री हीरे के भंडार, अर्थात समुद्री तटों पर हीरे पाए जाते हैं। तो यह सबसे चंपा की बात है कि हीरे जो है समुद्री तटों में पर पाए जाते हैं। जैसे मोती, और यहाँ पर मोती भी पाया जाता है, इसलिए इसको समुद्री हीरा मोती को भी कहा जाता है।
अब हम लोग देख लेते हैं घाना देश के संदर्भ में। घाना जो कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर कह सकते हैं इसे। ये जो है घाना देश यहाँ पर है। इसकी अवस्थिति गिनी की खाड़ी के तट पर है घाना। इसके पश्चिम में जो है आइवरी कोस्ट है। यहाँ पर इसके पश्चिम में कौन सा देश है जी? तो यहाँ पर आइवरी कोस्ट है। और इसके बाद से या फिर कोटे डी आइवरी इसी को कहते हैं। यहाँ पर उत्तर में बुर्किना फासो है। इसके उत्तर में कौन सा देश है जी? तो घाना के उत्तर में बुर्किना फासो देश है। और यहाँ पर पूर्व में कौन सा देश है जी? तो टोगो। टोगो यहाँ पर देख सकते हैं, टोगो यहाँ पर है। और बुर्किना फासो यहाँ पर है। बुर्किना फासो, ये सभी क्षेत्र को क्या कहते हैं जी? तो बुर्किना फासो के अंतर्गत ये आता है। और आगे देख लेते हैं 1997 में जब 1957 में जब स्वतंत्र हुआ था तो इसका नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट का ही नाम बदल के वर्तमान में घाना कर दिया गया है। यहाँ से प्रमुख नदी नदी कौन कौन सी बहती है? तो वोल्टा रिवर, ब्लैक वोल्टा। वोल्टा एवं ब्लैक वोल्टा दो नदियां घाना से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनी है यहाँ पर, जो कि लेक वोल्टा कहा जाता है। वोल्टा रिवर पर ही लेक वोल्टा जो है दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्योंकि यहाँ पर बांध बनाया गया था। ये देख सकते हैं कि यही है लेक वोल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील क्यों है? तो वोल्टा रिवर पर बांध बना दिया गया बाढ़ को रोकने के लिए, जिसके कारण ये लेक वोल्टा बन चुका है। और विश्व का कृत्रिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृत्रिम बांध के कारण बना है, इसलिए कृत्रिम झील कहा जाता है इसको। यहाँ पर उच्चतम बिंदु जो है माउंट अफाद जाटो है, जिसको अफाद जा कहते हैं। हम्म? यहाँ पर जिसे माउंट अफाद जाटू या अफाद जा कहते हैं। यहाँ पर घाना जो है स्वर्ण और कोको के लिए दुनिया में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अर्थात घाना के तट पर सोना, यहाँ पर पहले बताए थे नामीबिया के तट पर क्या मिलता है? हीरा। वहीं पर घाना में क्या मिलता है? घाना के तट पर सोना। और यहाँ पर काफी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है, कोको उगाई जाती है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है कोको के उत्पादन में है। प्राइम मेरिडियन जो है प्रधान मध्याह्न रेखा घाना से होकर गुजरती है। यहाँ पर इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने घाना और नामीबिया के संदर्भ में लिया है। अब हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।